नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित साहित्य शास्त्र का भाग 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे काव्य प्रयोजन के बारे में। तो इससे पहले हम 78 क्लासेस यूजीसी नेट से संबंधित ले चुके हैं। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी क्लासेस होती हैं उनसे संबंधित पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो आप जब पीडीएफ प्राप्त होगी तो आप यहाँ पे इस तरह से उसमें लिंक दिए रहेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है। तो काव्य प्रयोजन का तात्पर्य होता है काव्य रचना का उद्देश्य, यानी जिस प्रकार कर्ता का किसी कार्य को करने के पीछे कोई उद्देश्य रहता है, उसी प्रकार काव्य रचना में भी रचनाकार का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। तो इसी उद्देश्य को हम काव्य का प्रयोजन कहते हैं। और ये किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है? प्रतिभा जी गुड मॉर्निंग। तो ये किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, तो और जो इसे उद्देश्य क्या है, जो पढ़ने वाला है पाठक है उसे उसका क्या उद्देश्य है या लिखने का क्या उद्देश्य है, इन सभी को इसमें समाहित किया जाता है। जिसमें कवि जो होता है वो पाठक और कवि दोनों की ही दृष्टि से रचना लिखता है और इसी को ही काव्य प्रयोजन कहा जाता है। और काव्य जो प्रयोजन है इसके बारे में आज हम सभी संस्कृत के जो काव्यशास्त्री हुए हैं उनके मत देखेंगे, हिंदी के और पाश्चात्य सभी विद्वानों के मत देखेंगे। तो काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है। जैसे हमने कल काव्य प्रेरणा पढ़ी थी, काव्य हेतु डिस्कस किया था, तो ये उससे अलग है। तो काव्य प्रेरणा में काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व शामिल किए जाते हैं कि किस प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये जो सब कुछ है उसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन काव्य प्रयोजन का अभिप्राय ये होता है कि काव्य रचना के बाद में हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, यानी हमारा क्या उद्देश्य है, हमें बाद में क्या प्राप्त होने वाला है, किस तरह का ज्ञान या जो भी कुछ। तो ये काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आता है सभी प्रकार के उद्देश्य। तो अब हम लिखेंगे संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट, अभी बताऊंगी, कल क्विज नहीं हुई था, संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन। तो कल क्विज नहीं हुई थी, कल कविताएं जो एक ब्लॉग है उस पर मैंने अपडेट कर रखी है, शायद दिसंबर में की थी। तो लेकिन उनको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना था जिससे कि आप सभी को सारी कविताएं एक जगह पर मिल जाएं, क्योंकि हर पुस्तक में सारी कविताएं दी नहीं रहती। तो उसी काम में काफ़ी टाइम लग गया और आज सारी करूँगी। अभी आज तो संडे है तो आज तो काफ़ी टाइम है, वैसे भी आज कहीं किसी को बाहर जाना नहीं है। तो आज सारी कहानियाँ अपडेट कर दूँगी जिससे कि आपको सारी कहानियाँ, कविताएं वहाँ पे मिल जाए जिनसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसा नहीं है कविता एक दिन पढ़ी और एक ही दिन में याद हो जाएगी, तो कविता बहुत टाइम लगेगा, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं तो जो हमें समझने के लिए टाइम भी चाहिए है। तो इसलिए वहाँ पर मैंने पूरा, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट शेयर भी की थी, शायद कलगी बाजरे की जो थी उससे संबंधित एक शेयर भी किया है कविता। तो बाकी आज मैं कर दूंगी, लेकिन आज कहानियाँ अपडेट भी करूँगी जिससे आपको वहाँ पे मिल जाए और आपको इधर उधर ना घूमना पड़े। एक बार आपको पूरा नेट का सिलेबस वहाँ पे प्राप्त हो जाए और आपकी ये जो पूरा जो भी क्लासेस हो रही हैं उनसे संबंधित भी आपको टॉपिक वहाँ पर सारे मिल जाए, नोट्स वगैरह। तो ये सब थोड़ा कार्य है तो इनमें लगूंगी। बाकी आपको आज कहानियाँ वहाँ पे शायद अपडेट कर दूंगी, ठीक। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे एक जगह कहीं पे भी आप बुक फ़ोन ओपन करके पढ़ सकते हैं, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए संस्कृत आचार्य द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन जो है तो वो देख लेते हैं। तो भरत मुनि ने क्या कहा था, नाट्य शास्त्र के ये रचयिता हैं और रचनाएं में जब भी किसी भी जो आचार्य है उनका मत डिस्कस करने जाती हूँ तो उनकी रचना जरूर दे देती हूँ, क्योंकि बार बार अगर हम इसको डिस्कस करते रहेंगे तो हमें याद भी हो जाएगी। तो भरत मुनि के समय में नाट्य और काव्य में कोई भेद नहीं था, तो भरत मुनि ने भी काव्य प्रयोजन बताए हैं, वे नाट्य से संबंधित हैं। लेकिन तत्कालीन नाट्य व काव्य में भेद न होने के कारण उन्हें काव्य प्रयोजन माना जा सकता है, क्योंकि इस समय नाट्य में भी कोई भेद नहीं था और काव्य में भी कोई भेद नहीं था, इसलिए हम उनके जो प्रयोजन हैं उन्हें हम काव्य प्रयोजन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार जो उन्होंने लिखा है कि धर्मस्य यशस्यम आयुष्यम हितम
बुद्धि विवर्धनम। तो ये उनका एक मत था, तो जिसका अर्थ है कि नाट्य जो है या दृश्य काव्य जो है ये दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला है, लोकोपदेश देने वाला है और धर्म, यश और आयुष प्रदान करने वाला है और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। ऐसा भरत मुनि जी ने माना है। और भरत मुनि जी ने जो और भी इन्होंने एक सूत्र दिया था, एक जो कि था कि भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट इन प्रयोजनों में भौतिक प्रयोजनों का व्यापक उल्लेख है, लेकिन किंतु काव्य का प्रधान उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, जिसका उल्लेख इन्होंने यहाँ पर नहीं किया है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने नाटक का उद्देश्य दुखांत, व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति बताया है, जो कि ये एक उससे संबंधित श्लोक है। तो आपको ये श्लोक इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम भरत मुनि का जो देख रहे हैं, उनका जो श्लोक पढ़े हैं, तो उसके आधार पर सांसारिक सुख, धर्म, यश, आयु ये सभी जो है मुख्य प्रयोजन है भरत मुनि के अनुसार। तो आप यही ध्यान रखें कि उनके अनुसार दुखी, भ्रमित और शोकार्त व्यक्ति को विश्रांति देने वाले ही नाटक होते हैं, काव्य होते हैं। और नाटक काव्य का ही एक रूप है, इसलिए हम भरत मुनि द्वारा जो निर्दिष्ट इन काव्य प्रयोजनों को इन प्रयोजनों को हम नाट्य प्रयोजन कहेंगे, काव्य प्रयोजन कहेंगे। तो हम इनको सेम अर्थ में ही लेंगे, दोनों में ही। तो यही है कि उन्होंने आनंद प्राप्त और स्वांत सुखा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। बाकी अगला देखते हैं भामा जी का। तो आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हुए लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु और वैचर्ण कलासु च। तो ये उन्होंने लिखा है कि यानी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और आनंद की भी प्राप्ति होता है। तो इन्होंने कहा था कि भामा के प्रयोजन व्यापक हैं और इनमें कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों की चर्चा की गई है। तो भामा जो है उन्होंने काव्य अलंकार जो उनकी रचना है उसमें काव्य प्रयोजनों का वर्णन दो प्रकार से किया था, कवि और पाठक के आधार पर किया था, और एक जगह पर कवि और पाठक के आधार पर और दूसरा केवल कवि के आधार पर। तो कवि के आधार पर जो उन्होंने सूत्र दिया है वो दिया था कि जो यहाँ पे दिया गया कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु, तो ये कवि और पाठक के आधार पर उन्होंने कहा है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति होती है, और केवल कवि के आधार पर भामा के काव्य का प्रयोजन कवि के नाम पर अमर रखना है। तो ये इनके सूत्र की महत्ता थी। और अगला देखें वामन जी का। तो वामन जी का अनुसार मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन भी किया है। तो काव्य सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति हेतुत्वात्, तो ये उनका वामन जी का सूत्र है। तो उनके अनुसार काव्य में दो प्रयोजन हैं। एक तो है कि प्रकृति अथवा आनंद साधना जो काव्य का दुष्ट प्रयोजन है, दुष्ट नहीं दृष्ट प्रयोजन है, और दूसरा होगा कीर्ति अथवा यश प्राप्ति जो काव्य का अदृष्ट प्रयोजन है। तो ये उन्होंने वामन जी ने माना है। और वामन जी की जो प्रयोजनों की चर्चा जो है, हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि उन्होंने दो प्रयोजन की रचना की है, यानी दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन। और उनके अनुसार काव्य के दृष्ट व अदृष्ट प्रयोजन प्रीति और कीर्ति हैं। इतना हमें इनका ध्यान रखना है इन्होंने उनके मत के अनुसार। और कुंतक जी का जो मत रहा है काव्य प्रयोजन के बारे में कि वक्रोक्ति संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं और इनका ग्रंथ था वक्रोक्ति जीवित। तो इसमें उन्होंने काव्य प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जो कि लिखा है धर्मार्थ साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः, यानी काव्य धर्मार्थ सिद्धि का साधन होने के साथ साथ आवाहन उत्पन्न करने वाला होता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते उन्होंने एक बार और भी एक डेफिनेशन दी थी, अपना सूत्र दिया था। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो काव्य रूपी अमृत सहृदय में अंतःकरण के चतुर्वर्ग फल स्वाद से भी बढ़कर आनंद उत्पन्न करने वाला है, और व्यापार ज्ञान आनंदोपलब्धि एवं पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि को काव्य प्रयोजन मानते हैं। तो ऐसा उनका मानना था। यानी इनके जो विचार हैं, इनके अगर सिद्धांत को हम देखें तो काव्य को ये धर्म से जोड़कर मानते हैं। और अगला देखते हैं आचार्य मम्मट जी। तो मम्मट जी का जो पूरा आचार्य मम्मट का जो सिद्धांत है वो काफ़ी विस्तृत है, तो उसको पूरा विस्तृत रूप में ही हम डिस्कस करेंगे।
तो आचार्य मम्मट जी का जो ग्रंथ था काव्य प्रकाश, उसमें उन्होंने काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत चर्चा की है। तो जो कि यहाँ पे वो श्लोक दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए और व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनी होते हैं। तो ये प्रयोजन उपयोगी इसलिए होते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए और व्यवहार ज्ञान के लिए, इन सभी के लिए काव्य प्रयोजन जो है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ऐसा मम्मट जी का मानना था। और मम्मट के सामने भरत मुनि से लेकर कुंतक तक की पूरी परंपरा थी। तो उन्होंने अब विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों का भी प्रयोग किया है, उनको भी आत्मसात करके अपना जो ज्ञान था उसको ज्ञान के रूप में व्यक्त किया है, अपना जो भी सिद्धांत है उसको। और इन्होंने 6 प्रकार के प्रयोजन माने हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, और आत्म शांति या आनंदोपलब्धि, और कांता सम्मति उपदेश। तो ये उन्होंने 6 माने हैं। तो इन्हीं को हम देखेंगे कि ये क्या है। तो इन्होंने जो काव्य की रचना करने वाले कवि के जो प्रयोजन हैं वो यश प्राप्ति है, अर्थ प्राप्ति है, आत्म शांति है और अनिष्ट निवारण है, तथा जो काव्य का आस्वाद करने वाला। तो ये जो है ये उनके संबंधित हैं काव्य रचना करने वाले कवि के प्रयोजन। और पाठक के प्रयोजन में आएगा लोक व्यवहार ज्ञान और अमंगल की शांति, आनंदोपलब्धि और कांता सम्मति उपदेश। तो ये सब इनके पाठक से संबंधित होंगे। तो हम इनके अब व्यापक अर्थ देख लेते हैं। जो कि यश प्राप्ति जो है, तो यश प्राप्ति की इच्छा से कविगण काव्य रचना में प्रवृत्त होते हैं, और यश प्राप्ति को मम्मट जी ने काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। उनका मानना है कि जो यश प्राप्ति के लिए ही जो रचना लिखी जाती है, जो ये उद्देश्य होता है, ये सबसे प्रमुख है। और जो काव्य रचना करके जो महाकवि होते थे वो अच्छे यश की प्राप्ति करते थे, जैसे कि कालिदास हो या सूरदास, बिहारी हो, प्रसाद हो, इन जैसे कवि भी अमर हो गए हैं यश प्राप्ति के चलते। तो एक रामचरितमानस में कालिदास जी ने लिखा था कि निज कवित्व के ही लाग न नीका, और सरस हो अथवा अति फीका, और जो प्रबंध बुध नहीं आदर रही, और सो श्रुतम बाद बाल कवि करही। तो ये उन्होंने कहा था। तो उनका इसका अर्थ क्या हुआ कि अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, चाहे सरस हो या फीकी, सभी को अच्छी लगती है। और जिस रचना को विद्वानों का आदर प्राप्त नहीं होता, उस रचनाकार का श्रम व्यर्थ ही है। तो ऐसा उनका कहना था। यानी निज कवित्व के ही लाग न नीका, तो अपना निजी कवित्व जो है, अपनी रचना जो है वो सभी को प्रिय लगती है, ऐसा उनका मानना था। तो इससे हमें पता चलता है कि कवि की जो आकांक्षा होती है वो रचना और विद्वान की जो भी रचना होती है वो सभी विद्वानों द्वारा सराही जाए, इसी इच्छा से लिखी जाती है। तो जैसे हमने देखा काव्य प्रयोजन है कि उद्देश्य से संबंधित, कि हमारा क्या उद्देश्य होता है। तो यश प्राप्ति एक उसका उद्देश्य होना चाहिए मम्मट जी के अनुसार, जो ये प्रमुख उद्देश्य है। तो इंग्लिश में भी काफ़ी सारी कहावतें हैं जो इस पर लागू होती हैं। कि जो अगला देखते हैं अर्थ प्राप्ति, कि काव्य रचना का एक प्रयोजन धन प्राप्ति भी होता है, क्योंकि जो धन की इच्छा, धन को प्राप्त करना भी इसी इच्छा में आता है। जैसे रीतकालीन कवि जो थे, अगर हम उनकी रचना देखें तो वो राज दरबारों में आश्रय ग्रहण करते थे इसी कारण से, क्योंकि उन्हें धन प्राप्त होगा वहाँ पे और अच्छा जीवन वहाँ पे प्राप्त होगा। जैसे बिहारी जी ने प्रत्येक दोहे की रचना की तो उसके लिए उन्हें अशर्फी प्राप्त होती थी। तो ये एक धन की प्राप्ति के लिए भी ये लोग वहाँ पर काव्य रचनाएं करते थे। तो आधुनिक युग में कवि सम्मेलन होते हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि अनेक कवि और कविताओं को गाकर सुनाते हैं, सुनाकर अच्छा खासा धन पैदा कर लेते हैं। तो ये सभी है कविता का मुख्य उद्देश्य के मुख्य नहीं तो मुख्य तो यश प्राप्ति होता ही है। दूसरा कहे तो एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि कविता से हमें धन प्राप्त होता है, धनोपार्जन करना भी उसका एक माध्यम है। बाकी मम्मट ने से अर्थ प्राप्ति को काव्य प्रयोजन में स्थान दिया है, इसीलिए तो इनकी ज़्यादा विस्तृत अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझ सकते हैं आगे इससे समझ, अगर स्थापना कथन वाले प्रश्न आते हैं या कहीं मैचिंग वगैरह आए तो सही से समझ के कर सके। और तीसरा उद्देश्य जो होता है कि जो व्यवहार ज्ञान, तो व्यवहार ज्ञान में क्या है कि आचार्य मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन माना ही है। तो रामायण हो या फिर महाकाव्य हो रामायण जैसे, तो उनके अनुशीलन से पाठकों को
अच्छे व्यवहार का पालन करने की सीख मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं काव्य आपके जीवन में। तो काव्य की रचना जो भी है, काव्य पढ़ के हम उससे सीख लेते हैं। जैसे रामायण की तो सीख सभी कोई फॉलो करना चाहता है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं भी करते तो बाकी, लेकिन उसकी जो सीख है वो बहुत ही आप एक उच्च कोटि की है। तो संस्कृत में बहुत सा साहित्य इसी प्रयोजन में लिखा गया है। जैसा कि रामायण है तो जैसे शास्त्र हुआ, पंचतंत्र हुआ, या हितोपदेश हो गया, या फिर नीति शतक है। तो ये सभी ग्रंथ जो थे ये व्यवहार ज्ञान की शिक्षा देते थे। तो इन्हीं के अनुशीलन से ज्ञात होता था कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी चिंतामणि में ये बात स्वीकार की थी। आप चिंतामणि जब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मता आती है, ठीक नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। तो कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना है। और अगला उद्देश्य है अनिष्ट या निवारण या लोक मंगल। तो इसको हम कह सकते हैं शिवेतर रक्षते। तो ये जो है शिवेतर का अर्थ होता है अमंगल और क्षते का अर्थ होता है विनाश। इसका तात्पर्य है कि काव्य अमंगल का विनाश करता है और कल्याण का विधान करता है। तो हम अकल्याणकारी भी कह सकते हैं, अकल्याणकारी तत्वों का नाश करने वाला भी इसे हम कह सकते हैं। तो अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए अनेक कवि ऐसे हुए थे जिन्होंने रचनाएं लिखी थी बहुत अच्छी, जिससे उस समय के लोग, जैसे दिनकर जी ने युद्ध और शांति की समस्या को लेकर कुरुक्षेत्र लिखा है। तो वो तो आधुनिक युग की ही रचना है और संपूर्ण संसार को उन्होंने उससे शांति का संदेश दिया था। और उन्होंने बताया था कि युद्ध के अमंगल से उन्होंने बचाया है उस रचना में। और जैसे धर्मवीर भारती जी की रचना देखें, अंधा युग, ये एक गीत नाट्य है। तो इसमें परमाणु अस्त्रों में निहित विनाश की विभीषिका का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो भी कवि होते थे, कवि जो होते थे व्यक्तिगत अमंगल को दूर करने के लिए भी काव्य रचनाएं लिखते थे और सामाजिक अमंगल को भी दूर करने के लिए। तो कह सकते हैं कि हम संस्कृत के जो मयूर कवि जो थे उन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक लिखा था। तो इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे उन्होंने हनुमान वाहक की रचना की थी बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए। तो ये सभी जो अमंगल जो भी होता है, अमंगल का विनाश करने के लिए हम कह सकते हैं काव्य की रचना का एक ये भी उद्देश्य होता है, अमंगल का विनाश करना। जैसे रामचरितमानस है, अनेक लोग हैं रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं ताकि अमंगल का विनाश हो सके। तो ये भी एक उद्देश्य बहुत जो मम्मट जी ने माना है, ये महत्वपूर्ण है। तो अगला है 5वां आत्म शांति, यानी काव्य पढ़ने के साथ साथ उसके साथ ही हमें तुरंत आनंद का अनुभव होना चाहिए और परम शांति की प्राप्ति हो, तभी हम कोई रचना पढ़ेंगे। अगर हमें नीरसता लगेगी किसी में तो हम वो चीज़ दोबारा देखना भी नहीं चाहेंगे। तो काव्य का रसास्वादन करने से तो अलौकिक अनुभूति हमें होती ही है। तो आनंद उपलब्धि भी काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन माना जाएगा। तो काव्य का रसास्वाद करते समय पाठक को समाधि स्थल योगी में लीन हो जाना है। तो इसी तरह से और बाकी ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जिससे हमें जो भी रचना हम पढ़ रहे हैं उससे हमें अगर आत्म शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो ऐसी रचना होना चाहिए, ऐसा काव्य होना चाहिए कि काव्य में व्यक्ति डूब जाए और जो साधारणीकरण की स्थिति है उसमें पहुंचकर रसमग्न हो जाना, यही सब काव्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और लास्ट है कांता सम्मति उपदेश। तो जो काव्य प्रियतमा के समान मधुर उपदेश देने वाला है, तो ऐसा कहा जाता है कि काव्य जो है वो प्रियतमा के समान मधुर उपदेश देने वाला है। तो उपदेश 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रभु सम्मत उपदेश भी हो सकता है, मित्र सम्मत भी हो सकता है और कांता सम्मति उपदेश भी हो सकता है। तो वेद शास्त्रों का उपदेश जो है ये प्रभु सम्मति है, यानी जो स्वामी के उपदेश ऐसा होता है कि वो हितकर तो है पर रुचिकर नहीं है। हो सकता है कि वेद शास्त्रों का जो उपदेश है वो उसमें रुचि नहीं है लेकिन वो हितकर सभी के लिए है। और पुराणों और इतिहास आदि जो भी ग्रंथ हैं तो उनका उपदेश जो है वो मित्र के समान है। और
जिसकी हम अवहेलना भी की जा सकती है, किंतु काव्य का उपदेश जो है वो कांता सम्मति उपदेश है, जो हितकर भी है और रुचकर भी है, जिसकी अवहेलना ही भी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से जो कांता, यानी कांता मतलब प्रेयसी, तो जो प्रेयसी जो है वो मधुर हाव भावों से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छानुकूल नीति मार्ग पर ले जाती है, ऐसा कहा था विद्वानों ने। तो उसी प्रकार काव्य भी मधुर काव्य के द्वारा उच्च आदर्शों तक हमें लेकर जाता है, शिक्षा प्रदान करता है। तो ये सब आचार्यों ने माना है। तो ये इनके मम्मट जी के जो 6 काव्य प्रयोजन हैं, महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन थे, इसलिए हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया। तो शायद इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगला देख लेते हैं अब हिंदी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन। तो हिंदी आचार्यों ने में कुलपति मिश्र हुए, तुलसीदास हुए, इन सभी ने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी तुलसीदास जी के काव्य प्रयोजन। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 2 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। एक तो है, ये आचार्य नहीं थे लेकिन एक भक्त कवि थे, तो उन्होंने काव्य प्रयोजनों के विषय में उनका मत था कि स्वांतः सुखाय, यानी स्वांतः सुखा तुलसी रघुनाथा, और एक तो इन्होंने ये लिखा था, और दूसरा था कीरत भनति भूति भल सोई, और सुरसरी सब कहाँ हित होई। तो इनका ये मानना था। अब इनकी जो रचनाओं के आधार पर, इनकी पंक्तियों के आधार पर हम मान सकते हैं कि स्वांतः सुख है और लोक मंगल जो है ये इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है काव्य प्रयोजन, और वही कविता इनके आधार पर श्रेष्ठ हो सकती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो, ऐसा इनका मानना था। और स्वांतः सुखा से मतलब कि अपनी आत्मा की प्रसन्नता और आनंद के लिए काव्य की रचना करना जो है, ये ही काव्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। और अगला देखते हैं, भिखारी दास जी हैं। तो भिखारी दास जी ने तो जो अपना मत दिया था कि एक लहे तब पुंजन के फल, और ज्यों तुलसी अरु सूर गुसाई, और एक लहे बहु संपत्ति के सब भूषण ज्यों बर वीर बढ़ाई। तो यानी ये पूरा पढ़े तो यहाँ पे यश प्राप्ति, फल प्राप्ति और आनंद प्राप्ति जो है, इन सभी को काव्य प्रयोजन के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। और भी जो मैथिली सर गुप्त जी का है मत, तो गुप्त जी का काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं अपितु तो उपदेश स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने जैसे लिखा था कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने लिखा था कि, और भी उन्होंने एक पंक्ति दी थी कि मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। तो जो स्वार्थ के लिए जो काव्य रचनाएं लिखते हैं वो उसको व्यर्थ लिखते हैं, और उनका कहना था कि कला जो है वो लोकहित में ही होनी चाहिए। और अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये महत्वपूर्ण है मत उनका। तो शुक्ल जी जो थे, इन्होंने काव्य प्रयोजन पर विस्तार से विचार किया है, और उनका मत था कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। इनका एक और मत है, काफ़ी प्रसिद्ध है, बार बार प्रश्न आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको भी दिया है कि मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता ही विलास की एक सामग्री हुई। और काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्षों को गोचर रूप में सामने लाना, या फिर गोचर रूप में लाकर सामने रखना। तो ऐसा आचार्य शुक्ल जी ने माना है कि कविता जो है वो केवल मनोरंजन के उद्देश्य के आधार पर नहीं लिखनी चाहिए। उसका एक उद्देश्य जो है वो केवल मनोरंजन करना लोगों का नहीं होना चाहिए। और उन्होंने काव्य का प्रमुख प्रयोजन जो माना है वो रसानुभूति माना है, जैसा कि हमने पहले वाली परिभाषा में देखा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक अभिमत था कि मैं साहित्य को, ये कथन जो है ये बहुत बार पूछा गया है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तजोदीप्त न कर सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत था। तो इनका मानना था कि साहित्य, और ये अगर ये पूरी परिभाषा देखें तो इसके आधार पर साहित्य का लक्ष्य जो है वो मानव हित और लोक मंगल होना चाहिए। और अगला जो देखते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से पहले हम कुछ अपने और भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं दिए हैं। वैसे आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जयशंकर प्रसाद के
कवि का पलायनवादी मत होना, इस मत का उन्होंने खंडन किया था, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कवि का पलायनवादी होना, तो इन्होंने इस मत का खंडन करते हुए काव्य की अनुभूति को एक महत्वपूर्ण आत्मिक व्यापार माना था। तो इन्होंने कहा था कि काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है, जिसे किसी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक खंड व्यापार या बात से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और दिनकर जी जो थे उन्होंने भी इस मत का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये मानता हूँ कि बसंत का गुलाब और कवि का स्वप्न अपने, गुड मॉर्निंग नीलम जी, तो इन्होंने माना था कि बसंत का गुलाब और कवि का जो स्वप्न अपने मन में पूर्ण होता है और वह किसी को कुछ सिखाने में नहीं होता है। तो ऐसा दिनकर जी का मानना था। तो हम इन्हें सभी काव्य प्रयोजनों से जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि अनुभूति को स्पष्ट और सुंदर अव्यक्तित्व में प्रस्तुत करना ही काव्य प्रयोजन है। बाकी अब कुछ पाश्चात्य भी देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण कुछ जानकारी। तो इन्होंने इसे हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो लोक मंगलकारी या उपयोगितावादी, दूसरी आनंदवादी, तीसरा समन्वयवादी या मध्यमार्गी। तो इस वर्ग में जैसे प्लेटो आएंगे और रस्किन आएंगे, टोल्स्टॉय आएंगे, इन तीनों के नाम आते हैं। तो प्लेटो ने काव्य का चरम लक्ष्य लोक मंगल को ही माना है। जैसा हमने अभी देखा, काव्य शास्त्र के जो संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य थे उन्होंने भी ऐसा ही माना था। और इसी के भाव में प्लेटो ने होमर जैसे महान काव्य सृजक की भी आलोचना की है। तो और उनका मानना था कि आंतरिक उद्दांत भाव और सौंदर्य को उद्घाटित करना, लोक व्यवस्था और न्याय संगतता का परिपालन करना और जगत के सत्य रूप को ही अभिव्यक्त करना है। तो ये काव्य का प्रयोजन जो था उनके अनुसार जो सौंदर्य को उद्घाटित करना है, लोक व्यवस्था करना है और न्याय संगतता का परिपालन करना है और जगत को जो हूबहू उसी चीज में यानी सत्य रूप से जो सत्य को दर्शाना है। बाकी टोल्स्टॉय जी ने भी लिखा है कि यह यानी काव्य कला जो है ये आनंद नहीं है, वरन मानव एकता का साधन है जो मानव को सह अनुभूति द्वारा परस्पर संबंधित करता है। तो ये जो हम वैसे तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बाद में अलग से डिस्कस करने वाले हैं, जो भी प्रमुख आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी साथ के साथ डिस्कस करते जाते हैं। और आनंदवादी दृष्टिकोण जो है कि आनंदवादी आलोचना काव्य प्रयोजन आनंदवाद को मान्यता देते हैं। आलोचक जो हैं वो काव्य प्रयोजन आनंदवाद को महत्व देते हैं और इन लोगों का मत था कि कला में नैतिकता का विरोध नहीं है, किंतु नैतिकता के लिए प्रासंगिकता नहीं है और कला का एकमात्र प्रयोजन पाठक को आनंद प्रदान करना है और उत्साहित करना है। और एक समन्वयवादी या मध्य मार्गी दृष्टिकोण देखें तो समन्वयवादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों में अरस्तु हैं, डायडन हैं, होरेस वुड्सवर्थ और मैथ्यू अर्नोल्ड जी के नाम आते हैं। इन्हें हमें इसी प्रकार से डिस्कस भी करना है पूरा इनके बारे में, इनकी थ्योरी क्या है रही है, इनके सिद्धांत क्या हैं। तो अरस्तु के अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, किंतु यह आनंद नीति सापेक्ष है और ये अनैतिक नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने माना था। और डायडन के अनुसार काव्य का प्रयोजन मधुर रीत से शिक्षा देना है। और होरेस जी ने माना था कि आवाहन और उपयोगिता दोनों के संबंध पर उन्होंने बल दिया था। तो इन सभी पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के देखें तो काव्य प्रयोजनों पर जिन्होंने अपना विचार किया है तो वो उन्होंने कला के संदर्भ में किया है। तो इन्होंने 2 प्रमुख मत माने थे। एक तो कलावादियों के अनुसार कला का एकमात्र प्रयोजन सौंदर्य सृष्टि माना है और इसीलिए वे कला के लिए सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। और बाकी उपयोगितावादी के अनुसार कला का उद्देश्य लोकहित का विधान करना है। तो हमने ये सारे आज जो मत देखे हैं तो उसके आधार पर निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन जो है वो एक जैसा नहीं होता है, सभी का उद्देश्य अलग अलग होगा। तो और जो आनंद प्राप्त काव्य का प्रमुख उद्देश्य होगा जिससे रसानुभूति प्राप्त हो सके। और यश प्राप्त करना, अर्थ प्राप्त करना, व्यवहार अमंगल का विनाश करना और लोकोपदेश का ये भी एक महत्वपूर्ण काव्य का उद्देश्य है। और काव्य प्रयोजन जो है काव्य प्रेरणा से अलग है। ये हमने आज पूरा जब डिस्कस किया तो पता चला है ना। तो काव्य प्रयोजन अलग है और काव्य हेतु अलग है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि संबंधित था काव्य प्रयोजन से। आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो मोहम्मद जी ने जो दिया था काव्य प्रयोजन वो सबसे उचित मुझे लगा और सभी को ही लगेगा वो सबसे उचित है, तर्क संगत है और व्यापक और व्यवहारिक है।
इसीलिए उसको आज डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसे ही हम चाहें तो वरीयता दे सकते हैं। और उद्दांत काव्य का प्रमुख उद्देश्य जो है वो लोकोत्तर आनंद प्रदान करना है, चेतना का परिष्कार करना है, जीवन मूल्यों की स्थापना करना ही माना है उन्होंने। तो उन्हीं को ही ज़्यादा महत्व दें। तो वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और कल कविताएं जो थी सारी वो सारी चेक की थी कल मैंने, तो वो मैंने एक जगह अपडेट की है magicalstudy.blogpost.in पर, जो कि ब्लॉग है एक मैजिकल स्टडी से संबंधित, जहाँ पर आपको सारे कविताएं मिल जाएंगी। और आज कहानियाँ भी कर दूंगी अपडेट, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगी जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, सारे सिलेबस आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो आज वही काम करूँगी। देखो शाम को लाइव क्विज तो होगी आज की, तो उसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगी जब भी क्विज होगी। और एक दिन पहले ही लिस्ट डाल दिया करूँगी कौन सा अगला टॉपिक रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन